नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। ये दो तस्वीरें देखिए, बड़ी जानी पहचानी तस्वीरें हैं और जब से प्रचंड बहुमत में ये दोनों लोग सत्ता में आए तभी से इस मुल्क में सब घबराते हैं इनसे। और वो चाहे अदालतें हों, वो चाहे मीडिया हो, वो चाहे बीजेपी के कुछ नेता हों, बड़े नेता हों, कॉरपोरेट हो या फिर विपक्ष के नेता। अब जैसे चिदम्बरम साहब ने जब इन्हें छेड़ा तो चिदम्बरम साहब को जेल जाना पड़ा। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनकर जब नजर उठाई तो कुर्सी कमलनाथ की छिन गई। और राहुल गांधी जब समय समय पर गरजे तो साहब चाहे गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो या कहीं भी, हर जगह ऐसी तैसी कर दी गई। तो साहब इस ताकत के आगे भला इस लड़के की क्या बिसात, और इस लड़के के पीछे फिर इस किसान की क्या बिसात। लेकिन साहब लोग कहते हैं कि जब जाट जिद पर आता है तो झुकता नहीं, झुका देता है। तो आज का एपिसोड आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर, एपिसोड नंबर 11। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जयंत चौधरी इस बार जाट लैंड में मोदी और शाह की फौज रोक देते हैं। क्या मेरठ में जो उन्होंने धुआंधार रैली करी अखिलेश यादव के साथ, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है ये भाजपा को इस बार रोक लेगा? और अगर अखिलेश यादव जाट को तरजीह देते हैं, जाट को आगे रखते हैं और पीछे से मुस्लिम, ओबीसी इनकी मदद मिलती है और कुछ दलित आते हैं इस गठजोड़ में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, तो क्या इस कॉम्बिनेशन से असर पड़ेगा? नतीजे कुछ दूसरे होंगे? क्या असर पड़ेगा इस पर मैं बोलूंगा। अब हिस्ट्री में, इतिहास में एक परसेप्शन है कि हिंदुस्तान में मुगलों को कोई हरा नहीं पाया। शिवाजी ने टक्कर देने की कोशिश करी, महाराणा प्रताप ने टक्कर देने की कोशिश करी, लेकिन साहब कोई हरा नहीं पाया। लेकिन ये परसेप्शन गलत है। मुगलों को जाटों ने हराया। 1753 में जाटों के राजा सूरजमल ने मुगलों को ना सिर्फ हराया बल्कि अपना झंडा, परचम फहरा दिया दिल्ली से लेकर आगरा तक। तो मैंने कहा था ना कि जाट अगर जिद पर आ जाए, तो ऐसा जाट अगर जिद पर आ जाए तो क्या इस बार चाणक्य अमित शाह उनको शिकस्त दे देंगे? चुनौती कठिन है। तो साहब चुनौती कठिन है अमित शाह के लिए, और इस बार इस चुनौती को ध्यान में रखकर मोदी जी ने अमित शाह से कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखेंगे, वहीं पर केंद्रित रहेंगे, वहीं पर फोकस रहेंगे। लेकिन ये चुनौती क्यों कठिन है, पहले देखते हैं ये ग्राफिक्स। अब अगर ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम 27% हैं, दलित तकरीबन 25%, जाट 17%, राजपूत 8%, गुर्जर 4%। ये प्रमुख जातियां हैं। अब इसमें अगर मुस्लिम और जाट खासकर जो गांव का है, जो प्रभावित है किसान आंदोलन से, वो जुड़ता है, और थोड़े बहुत ओबीसीज आते हैं, और उसके बाद फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है वोटों की, और उसके बाद कैंडिडेट्स की जाति आती है। तो साहब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसको तोड़ना चाणक्य के लिए बड़ा मुश्किल भरा काम है। दरअसल अमित शाह को या टीम मोदी को 2014, 2017, 2019 ये जो लगातार
2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। इस बेल्ट में, पश्चिम की इस बेल्ट में इसलिए सफलता, इसलिए कामयाबी मिलती रही, उसका एक बड़ा कारण 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा था। वो दंगा जिसने गहरी दरार डाली जाट और मुस्लिम के एक विनिंग कॉम्बिनेशन में। वो विनिंग कॉम्बिनेशन जिसने चौधरी चरण सिंह को चौधरी चरण सिंह बनाया, आरएलडी को आरएलडी बनाया, लोकदल को लोकदल बनाया। वो जो कॉम्बिनेशन था, वो जिस तरह से सीमेंट हुआ है, उससे आरएलडी, चाहे वो अजीत सिंह हो, अब नहीं रहे अजीत सिंह, लेकिन अजीत सिंह 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे, 2014 में और 2019 में। और उनके बेटे जयंत सिंह, वो भी 2014 और 19 में हारे। लेकिन 19 के बाद ये काले कानून आए, और काले कानून के बाद में आपने देखा कि जिस तरह से किसान धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली घेर ली, और उसमें भारतीय किसान यूनियन और राकेश टिकैत, महेंद्र टिकैत के जो बेटे हैं, इनका जो इसमें एक रोल था, एक भूमिका थी, उससे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, तहसील-तहसील, जिला-जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लामबंद होता गया। और ये जो लामबंदी थी, इसने कहीं ना कहीं वो जो बर्फ थी ना जाट में और मुस्लिम में, उनके रिश्तों में, वो बर्फ पिघलने लगी। और ये पिघलती हुई बर्फ, इसका असर भाजपा पे होने लगा। इतना हुआ कि भाजपा के कई सांसद, कई विधायक उन पॉकेट्स में, उन हलकों में, उन इलाकों में नहीं जा पाए जहां जाट बहुल क्षेत्र था। तो लिहाजा जिस विनिंग कॉम्बिनेशन की बीजेपी को हमेशा तलाश थी, वो दरार डाल के, उस दरार का पटना मुस्लिम और जाट का, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको जयंत चौधरी और अखिलेश भुनाना चाहते हैं। तो ये जो किसान आंदोलन था, और खासकर जब गृह राज्य मंत्री यानी अमित शाह के डिप्टी टेनी महाराज के बेटे ने जब जीप चढ़ा दी किसानों पर लखीमपुर में, तो ये मुद्दा और ज़्यादा उबाल पर आया। मोदी साहब, हमने देखा, पहली बार बैकफुट पर आए अपने लंबे कैरियर में, और उन्होंने ये जो किसान के जो काले कानून थे उनको वापस ले लिया और एक नई धारा की शुरुआत करी। लेकिन इसके पीछे वो पंजाब ही नहीं देख रहे थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख रहे थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने अमित शाह को 2 काम सौंपे। एक, जो निगोशिएशंस कमेटी है किसानों की, जो उनके सारे मांगे मानने के लिए तैयार हो चुकी है, उसका मुखिया अमित शाह को बनाया कि आप बात करिए, आप किसानों से बात करिए, बैठिए, उनको तोड़ने की कोशिश करिए, वो लीवरेज लीजिए, और साथ ही साथ आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा चार्ज ले लीजिए, पूरा प्रभार ले लीजिए। तो किसानों से भी डील करिए और पश्चिम का प्रभार भी ले लीजिए। अब अमित शाह के पास जितनी भी ताकत हो, जितना रसूख और रुतबा हो, किसान आंदोलन में इस वक्त वो एक आर्बिट्रेटर की भूमिका निभा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मांगे मानने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, सब कुछ है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई से अमित शाह आजकल कुछ दूर खड़े दिख रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में वो गए, उत्तर प्रदेश में साहब उन्होंने कह दिया कि रात में 12 बजे स्कूटी पे बैठकर कोई लड़की अपने गले में जेवर पहने हुए हो, तो योगी सरकार में वो किसी भी शहर में निकल सकती रात 12 बजे। अब कह तो दिया, लेकिन ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर था। एक के बाद एक कई बलात्कार हुए हैं, और उसका असर ये हुआ कि जो साख थी अमित शाह की, उस पर एक डेंट लगा। अब वो आजमगढ़ गए, आजमगढ़ में उन्होंने कह दिया कि साहब मच्छर और माफिया दोनों योगी सरकार ने भगा दिए। और उसके बाद आपने देखा कि माफिया, बाहुबली, कई ताबड़तोड़ घटनाएं हुई। मुझे याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले स्वचालित हथियारों से कम 40 राउंड फायर हुआ बुलंदशहर में। तो अमित शाह सच्चाई से कुछ दूर खड़े दिखते हैं, और शायद इसीलिए
उनको अभी भी लग रहा है कि वो आरएलडी कि नेता को नहीं तो कुछ उम्मीदवारों को तोड़ सकते हैं, गणित गड़बड़ा सकते हैं। और ऐसा उनका मानना है कि ये जो पार्टी है ये अपने मित्र बदलती रहती है। जैसे 2004 में आरएलडी सपा के साथ थी, फिर लेकिन 2009 में बीजेपी के साथ आ गई। 2014 में आरएलडी कांग्रेस के साथ चली गई। 2019 में आरएलडी महागठबंधन यानी सपा बसपा के साथ आई। तो इनको लगता है अमित शाह को कि शायद अभी भी कुछ कसर बाकी है और उस कसर में वो रास्ता निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अजीत सिंह हो सकता है सॉफ्ट स्पोकन हो, मधुर स्वभाव के हो, कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हो, लेकिन जयंत चौधरी, लोग कहते हैं कि वो चौधरी चरण सिंह की ज़ेरॉक्स कॉपी है। जिद पे आ गए तो जिद्दी हो गए, मेहनत थी तो मेहनत फिर करने लगे, रैली करनी है तो रैला कर दिया। और जयंत चौधरी कहते हैं कि उनके पॉलिटिकल कैरियर में बैक गियर तो है लेकिन यू टर्न नहीं है। और शायद इसीलिए जब अमित शाह प्रभारी बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जब ये काले कानून वापस किए गए, तो जयंत चौधरी ने कहा कि वो सबसे बड़ी रैली मेरठ में करेंगे। और उन्होंने करके दिखाई अखिलेश यादव के साथ, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, हैंडपंप और साइकिल। और अब 23 दिसंबर को वो इससे भी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। यानी कुछ भी हो, जयंत चौधरी समझौता करने वाले नेता नहीं है। क्या कर लेंगे? उनका अहंकार चूर कर दिया। अब मैं कहता हूं मोदी जी, मैं भी इस बात को कहता था कि पीछे हट जाओ, हम तो पैदाइशी जिद्दी हैं। मैंने उनको बार बार सलाह दी, मान जाओ बात को, कहां झगड़ा मोल ले रहे हो। लेकिन साहब, जयंत और अखिलेश को अगर ये जंग जीतनी है तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैंडिडेट्स कौन होंगे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा जाट होंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाट हैं तो बाजी पलट सकती है, और अगर मुसलमान पीछे हैं पर्दे के तो असर पड़ेगा। लेकिन इस सबसे बड़ी चीज़ जो मंत्र है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा का भी एक ज़बरदस्त वोट है और मायावती जैसे जैसे कमज़ोर हो रही है, अगर उसमें से, उस बल्क ऑफ वोट से जो दलित वोट है, उसमें 3-4 वोट भी अगर छिटक गए और इस गठबंधन में आए सपा के और लोकदल के, तो सच में हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रंग बदल सकता है। समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए मुझे फिर एब्रप्टली इस प्रोग्राम को रोकना पड़ रहा है। आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल दबाइए।